नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज बीबीसी पर आईटी का छापा पूरे देश में गूंज रहा है और सुबह 11 बजे से लेकर के दिल्ली और मुंबई के बीबीसी के दफ्तरों पर जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी किया है वह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खत्म करने के लिए या मीडिया को खरीद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से ही कार्रवाई शुरू की थी। उसने देश की नेशनल मीडिया को तो अपने गोदी में बैठा लिया, उसे गोदी मीडिया बना दिया, लेकिन जो एनडीटीवी एक निष्पक्ष चैनल था उसे भी खरीद लिया अडानी ने। आज अडानी की गूंज जिस तरह से हो रही है और देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खिसियाई हुई है और वह मीडिया चैनलों पर, मीडिया संस्थानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और तमाम पत्रकारों को तो फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा चुका है। कई पत्रकार उसमें से छूट करके आ भी गए। सिद्दीक कप्पन उसका जीता जागता उदाहरण है। हाथरस बलात्कार कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहा सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया गया था दो साल पहले और वो अब छूट करके बाहर आ गया है 28 महीनों के बाद। इसी तरह से मीडिया के ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तमाम यूट्यूब चैनलों को जो कि निष्पक्ष थे उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। और अब इस समय आईटी विभाग का छापा पड़ रहा है बीबीसी पर। बीबीसी एक दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है जो कि 43 भाषाओं में रिपोर्टिंग करता है, विश्लेषण करता है और डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करता है समय समय पर। 2001 के दंगों की, गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग और उसने पहले ही किया था, लेकिन अभी जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री पेश की तो सरकार के हाथ पांव फूल गए और उस पर रोक लगाने, उस पर प्रतिबंध लगाने और उसे तमाम उसके कंटेंट को डिलीट करने के लिए घोषणा की गई और डिलीट कर भी दिया गया सोशल मीडिया से। या गोदी मीडिया के जिन पत्रकारों ने कभी आवाज नहीं उठाई थी मोदी सरकार के खिलाफ, उन लोगों ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की है। और स्वतंत्र मीडिया जो कि यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है और तमाम प्लेटफार्म है, यहाँ पर भी मोदी सरकार की अवहेलना हो रही है और उनकी इस कार्रवाई को आम जनता भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है और इस देश के बुद्धिजीवी लोग भी देख रहे हैं और सब के सब मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो साथियों, दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर न सिर्फ आईटी विभाग का सर्वे चल रहा है, सर्वे के नाम पर छापा चल रहा है, बल्कि वहां के लोगों का फोन भी जब्त कर लिया गया और उन्हें यह कहा गया कि बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस बात को और जिस बात से मोदी सरकार खफा थी वैसा उसे कोई सबूत वहां पर नहीं मिल पाया। इनकम टैक्स का रेड साबित करता है कि बीबीसी के अंदर ना कोई गड़बड़ी थी, ना कोई घपला था, बस उन्हें परेशान करने, उन्हें डरवाने और उन्हें सबक सिखाने की नीयत से यह कार्रवाई की गई थी। बीबीसी ने 2001 दंगों की जो डॉक्यूमेंट्री पे चलाई थी 2 खंडों में, पहला खंड आते ही, पहली किस्त आते ही मोदी सरकार में हड़कंप मच गया था और 2001 के हकीकत को, खुलासे को बहुत अच्छे ढंग से उसमें दिखाया गया था और मोदी की कई स्पीच भी उसमें थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ बर्बरता करने और बदला लेने की भावना से स्पीच दी थी। बस उसी से डर गए मोदी जी कि 2024 का चुनाव आने वाला है और अगर ये पूरे देश में वायरल हो जाएगा तो एक बार फिर से 2001 और 2002 का जिन्न निकल करके बाहर आ जाएगा और ऐसे में मोदी सरकार की और मोदी की छवि खराब हो सकती है। उस पर तो रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन देखने वाले लोगों ने
वेबसाइट की तलाश कर ली और उस वेबसाइट से डाउनलोड करके तमाम शैक्षिक संस्थानों में, तमाम जगहों पर, तमाम पत्रकारों ने उसे देखा और उसकी सराहना की और वायरल कर दिया। मोदी सरकार के खिलाफ के बावजूद बाकी लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया पर। बस इसी बात से मोदी सरकार चिढ़ी हुई थी बीबीसी से कि बीबीसी की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाए इस देश में। बीबीसी आज का संस्थान नहीं है, आज़ादी के पहले का संस्थान है और आज़ादी के पहले से वो भारत की रिपोर्टिंग कर रहा है, आज़ादी के बाद भी रिपोर्टिंग कर रहा है। और बीबीसी की रिपोर्टिंग, बीबीसी का विश्लेषण, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सराही जाती है। और बीबीसी जैसा एक स्वतंत्र, बेबाक, सटीक विश्लेषण करने वाला संस्थान इस देश के लिए में बहुत कुछ उजागर किया है और राजनेताओं की कलई खोला है और सरकार को हिला दिया है। उसी तरह से हिलाने का काम डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने किया। उसके बाद फिर पूरे देश में सियासी भूकंप आ गया और उस भूकंप के तहत जितने झटके महसूस किए मोदी सरकार ने, और एक के बाद एक भूकंप आते रहे। इधर बीबीसी जो कि विदेशी मीडिया संस्थान है और उधर हिंडनबर्ग जो विदेशी कंपनी है, इसने भी एक ऐसा खुलासा किया जिससे कि अडानी की और मोदी जी की छीछा लेदर हुई और हो रही है और 2024 के चुनाव में उसका असर भी देखने को आएगा। मोदी सरकार हिंडनबर्ग से नाराज है, मोदी सरकार ब्रिटिश मीडिया से नाराज है, मोदी सरकार भारत के स्वतंत्र पत्रकारों से नाराज है, मोदी सरकार यूट्यूब चैनलों से नाराज है, मोदी सरकार बुद्धिजीवियों से नाराज है, मोदी सरकार इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों से नाराज है। कितनों पर कार्रवाई करोगे मोदी जी? अघोषित आपातकाल की संज्ञा तो दे दिया आपकी इस कार्रवाई को कांग्रेस ने 1975 में घोषित आपातकाल लागू किया था और मीडिया संस्थानों को बंद किया था। उस समय तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और डिजिटल मीडिया था ही नहीं, वरना उस पर भी रोक लगाया जाता। लेकिन उस आपातकाल की आज याद ताज़ा हो रही है जब मोदी जी ने बीबीसी पर कार्रवाई किया और तमाम पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया और तमाम यूट्यूब चैनलों को जो कि निष्पक्ष ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया और मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, मीडिया का गला घोंटने के लिए कोशिशें की गई। तो मोदी सरकार आज कटघरे में है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता पूछ रही है कि मोदी सरकार मीडिया के खिलाफ, मीडिया का मतलब होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी लोकतंत्र को खत्म करने की जो नियति उसकी है वो मीडिया से ही शुरुआत कर रहा है। पहले मीडिया को दबाएगा, धमकाएगा, डरवाएगा, मीडिया को खत्म करने की कोशिश करेगा। उसके बाद विपक्षी दलों का नाम वक्त आएगा और उन्हें विपक्ष को खत्म करने के लिए अमित शाह ने कई बार घोषणा की है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है और मोदी जी ही हमेशा राज करेंगे, कम से कम 30-40 सालों तक राज करेंगे। इसी तरह से कुछ समय पहले बीजेपी के नेता, बड़े नेता या यूं कहें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार गए हुए थे तो उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष की जरूरत नहीं है और मोदी ही काफ़ी हैं। विपक्ष की जरूरत न होने का मतलब कि लोकतंत्र में विपक्ष एक सशक्त भूमिका निभाता है और जब वो विपक्ष रहेगा ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, यह सोचने का विषय है। जब मीडिया रहेगा ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, यह सोचने का विषय है। जब संविधान रहेगा ही नहीं तो यह देश कैसे चलेगा, यह सोचने का विषय ही नहीं। और संविधान के खिलाफ बयानबाजी, संवैधानिक पदों पर, ऊंचे ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से कहा है कि संविधान के मौलिक ढांचे को खत्म किया जा सकता है और खत्म कर दिया जाएगा, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के ऊपर हमला है। जिस तरह से न्याय मंत्री
किरण रिजिजू ने लोकतंत्र पर हमला किया है, संविधान के ऊपर हमला किया है, न्यायपालिका के ऊपर हमला किया है, और जिस तरह की उनकी भाषणबाजी आए दिन सुनने को मिलती रहती है, उससे यही लगता है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उससे यही लगता है कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उससे यही लगता है कि मीडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। और शुरुआत मीडिया से हुई है। तो बीबीसी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि निडर है, सटीक पत्रकारिता करता है, बेबाक विश्लेषण करता है, और समय समय पर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री पेश करता है, और पूरी दुनिया में 43 भाषाओं में उसकी रिपोर्टिंग होती है, 43 देशों में उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो दुनिया के बड़े देश हैं। और अगर बीबीसी की बात मानी जाए तो बीबीसी बिल्कुल उसे इस आज की कार्रवाई का जो आज ऑपरेशन किया गया है बीबीसी का, उसका उसके ऊपर बिल्कुल शिकन नहीं पड़ा है। हालांकि ये बात अब ब्रिटिश सरकार तक पहुंचेगी, वहां की संसद में भी गूंजेगा, और वहां के प्रधानमंत्री को भी बयान देना होगा कि भारत में मीडिया के साथ क्या किया जा रहा है। खास करके ब्रिटिश मीडिया का मुंह बंद करने के लिए मोदी सरकार की कोशिशें किस तरह से काम कर रही हैं। मोदी सरकार या मोदी जी अपने को विश्व गुरु कहते हैं। क्या एक विश्व गुरु का यही काम है कि वह लोकतंत्र पर हमला करे? क्या विश्व गुरु का यही काम है कि वह मीडिया का मुंह बंद करे? क्या विश्व गुरु का यही काम है कि दुनिया में भारत की छवि को बट्टा पहुंचाए, धक्का पहुंचाए, कलंकित कर दे? क्या मोदी सरकार का यही कर्तव्य है? अगर है तो हिंडनबर्ग से क्यों नहीं टकराते हैं? हिंडनबर्ग को क्यों नहीं अदालत में घसीटते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं घसीटते हैं, या अमेरिका की शीर्ष अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? सबको पता है कि किस लिए नहीं चलाते हैं। वो इसलिए नहीं चलाते हैं कि अगर हिंडनबर्ग को ये घसीटेंगे तो हिंडनबर्ग इनका काला चिट्ठा मोदी जी का भी, नाडानी का भी, पूरा का पूरा शुरू से लेकर के अंत तक खोल करके अदालत में रख देगा। बस इसी डर से हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके जांच के खिलाफ उसके जांच के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अडानी को बचाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मौजूद सवाल आज का है, जो कि पूरे देश में गूंज रहा है, जंगल में आग की तरह यह खबर बढ़ चुकी है कि बीबीसी को तंग किया जा रहा है, बीबीसी को डरवाया जा रहा है, बीबीसी के बहाने तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों को डरवाया जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारों को, यूट्यूब चैनलों को धमकाया जा रहा है, और इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, जो कि राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण आए दिन करते रहते हैं, उनको डरवाया जा रहा है कि अगर मुंह खोलोगे तो वही हाल होगा जो बीबीसी का हुआ है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का अभी तक तो विपक्ष के खिलाफ ही प्रयोग होता रहा है, लेकिन अब वह मीडिया पर होने लगा है। बीबीसी में पहली बार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले भी कांग्रेस के ज़माने में भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस तरह की बर्बर कार्रवाई नहीं हुई थी, और किसी पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं हुई थी। आज मोदी सरकार मीडिया को ख़त्म करने के लिए बीबीसी से जो शुरुआत किया है, अब देखा जाएगा कि क्या वह यूट्यूब चैनलों को भी बंद करा देगी, क्या वह निष्पक्ष पत्रकार जो काम कर रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, उनका भी मुंह बंद कर दिया जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या इस देश में सवाल पूछने और सवाल पूछने, मोदी जी के खिलाफ बोलने की छूट नहीं होगी? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि अनुत्तरित हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो कार्रवाई हुई है उसमें मोदी सरकार को ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा है जिससे कि बीबीसी के ऊपर कार्रवाई करें। उससे उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, और इस भड़ास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की बदनामी हुई है, और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। उसे बल मिला है, उसे ताकत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल कहा है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इसे वैचारिक आपातकाल कहा है, और तमाम विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से मोदी सरकार को बीबीसी के मामले पर घेरा है, उसे
आपको हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और मोदी सरकार की इन कुटिल नीतियों पर कैसे अंकुश लग सकता है इसके बारे में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। और अगर मीडिया को खत्म करने के लिए उनकी जो पहल चल रही है, ऐसी ही पहल चलती रही तो किसान आंदोलन की तरह मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, मीडिया बचाने के लिए और न्यायपालिका को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।